की डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल रहेंगी। तो अभी सत्यादि शर्मा क्लासेस ज्वाइन करें और विभिन्न परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन करवाएं पक्का। मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षाओं की बेस्ट फैकल्टी टीम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 25 तारीख को सत्यादि शर्मा क्लासेस के नवलखा सेंटर पर स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच। इस बैच में 3 दिन की डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल रहेंगी। तो अभी सत्यादि शर्मा क्लासेस ज्वाइन करें और विभिन्न परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन करवाएं पक्का। मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षाओं की बेस्ट फैकल्टी टीम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विजेंद्र परमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जैसा कि हमारी एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की जो क्लास चल रही थी वो कल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आज हम उसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। ठीक है, तो आज वो शुरुआत करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग अवधेश। ठीक है, तो एमसीक्यूज की शुरुआत आज हम यहाँ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आज हम पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही सफिशिएंट है या इतने से हो जाएगा, आपको और पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इससे आपको एक बेसिक आइडिया, सॉल्व करने का आइडिया लग जाएगा कि भाई एमसीक्यूज जब आते हैं तो हमें सॉल्व किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ, by virtue of agreement provided in section 6 subsection 4 of MP accommodation control act, the landlord may take the payment of rent in advance for the accommodation to be let to a person equal to the amount of rent agreed for a period not exceeding। क्या कहता है कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 6 याद है आपको क्या थी? सेक्शन 6 क्या था? सेक्शन 6 याद है आपको क्या था? सेक्शन 6 था आपका अनलॉफुल चार्जेस, विधिबुद्ध प्रभारों का आप जो है ना तो क्लेम करेंगे और ना ही उसको एक्सेप्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग महादेव जी। ठीक है, तो उसके क्लॉज 4 में ये था कि भाई क्या था कि 5 साल तक का आप एडवांस ले सकते हो। उसमें ये कहा था कि भाई जो है आप एक महीने से ज्यादा का एडवांस नहीं लोगे, लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बताई गई थी इस क्लॉज में, 6 के 4 में, सबसेक्शन 4 में, जहां पे आप क्या कर सकते हो, जहां पे आप जो है ये कॉन्टेक्ट हुआ था ना उन दोनों के बीच में कि अगर मान लीजिए मकान मालिक के पास फंड नहीं है, जगह तो है बनाने के लिए लेकिन फंड नहीं है, तो वो फंड की व्यवस्था किराएदार कर सकता है। शर्त ये थी कि जब मकान बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब आप उसको जो है मकान को किराए पे हमें ही दोगे। तो वहां इसके प्रोवाइडेड में ये लिखा था कि परंतु वो कंडीशन, गुड मॉर्निंग निधि, किसी भी कंडीशन में जो टाइम है वो 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा। याद आया आपको? अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा है और चीजें रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, रिवीजन अगर आपने टाइमली अगर किया है तो आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। सतीश उइके जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 5 इयर्स। क्या हो गया इसका सही आंसर? 5 साल। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है। आप साथ ही साथ चाहो तो बेरेक्ट साथ में रखो और चीजें वहां पे मैच भी करते चलो साथ ही साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ ने हाल ही में यह प्रतिपादित किया है कि वाक्यांश उसके व्यवसाय के उदारपूर्ण निर्वचन के लिए गुंजाइश है, जिससे कि उसे पति या पत्नी और परिवार के निकट आश्रित सदस्य को मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2E में शामिल किया जा सके। 2E में शामिल किया जाए। ठीक है, ये क्या था? ये गलत है थोड़ा सा, ये 12E है ना, 12E। ठीक है, 12E। ठीक है, तो 12E में क्या ग्राउंड था? 12E में ग्राउंड क्या था? 12E में ग्राउंड ये था कि आपको स्थान की आवश्यकता किसके लिए थी? गैर निवासिक प्रयोजनों के लिए, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए थी। नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपको उसकी आवश्यकता थी, तो इसके लिए आपने उसको क्या करवाया था? खाली करवाया था 12 के ई में। तो कहता है वहां पे कुछ ये कंडीशन थी, किस किस के लिए खाली करवा सकता था उस दुकान को? व्यवसायिक स्थल को खुद के लिए, ठीक है, अपने किसी
अपने जो वयस्क पुत्र के लिए या अविवाहित पुत्री के लिए, वयस्क पुत्र या अविवाहित पुत्री, ठीक है, यानी अवयस्क पुत्र के लिए नहीं करवा सकता था और विवाहित पुत्री के लिए नहीं करवा सकता था। आपको चीजें याद आ रही होंगी 12(1)(e) में, ठीक है। तो कहता है उसके व्यवसाय, उसमें एक वर्ड होता है उसके व्यवसाय के लिए। किसके लिए? जिसके फायदे के लिए स्थान, या कोई व्यक्ति जिसके फायदे के लिए स्थान आपने लेके रखा है कि भाई उसको वहां पे दुकान खुलवानी है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि उसके व्यवसाय का उदारतापूर्ण निर्वचन की गुंजाइश है कि उसे पति और पत्नी, परिवार के निकट आश्रित सदस्य को मद्य स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 2E में शामिल किया जाएगा। सॉरी, ये सही था, ये 2E मतलब वो वाला डेफिनेशन क्लॉज की बात कर रहा है ना, ये सही था। 2E मतलब 2E में क्या थी? कुटुंब की परिभाषा थी, ठीक है। तो ये उदारतापूर्ण निर्वचन किया है कि पति, पत्नी और परिवार के निकट आश्रित सदस्य, निकट आश्रित सदस्य जो कि उस पर डिपेंडेंट हैं, वो भी उस पर निर्भर हैं, ठीक है। तो ये केस का नाम आपको याद रखना है, बद्रीलाल श्री विरुद्ध श्रीमती बाई मृत द्वारा वैध प्रतिनिधि विरदी चंद जोशी व अन्य, ठीक है। अर्जुन देवड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं अर्जुन जी, ठीक है। सर आपने केस लॉ नहीं लिखवाए पूरे एक्ट में। केस लॉ देखिए बहुत ही ऐसा है कि इसमें ना बहुत कम पॉइंट बनते हैं। केस लॉ जो बनेंगे ना, बहुत कम केस लॉ हैं, बाकी मैं किसी दिन अलग से लिखवा दूंगा, ठीक है। बहुत कम है। एमपी जो लोकल्स एक्ट है ना दोनों के, उसके केस लॉ बहुत कम है। आपके एलआरसी में तो आपके ना के बराबर है 248 और 250 में रहेंगे, और इसमें जो 12(1)(c) और कंपोजिट टेनेंसी पे ये रह गया है, ठीक है। लिखवा दूंगा किसी दिन, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ किसके रहेंगे, इसके, इस एक्ट के, एमपी अकोमोडेशन, ठीक है। अलग से वीडियो बना दूंगा उसके, डोंट वरी, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में आया है, इसलिए ये याद रखना, इस केस लॉ का नाम ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, किराया भुगतान में व्यतिक्रम के आधार पर एक भूस्वामी स्थान के कब्जे के लिए दावा किराएदार के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकता है। कब? केवल जब बकाया किराया 6 महीने से अधिक का है, केवल तब जब 2 माह की नोटिस की अवधि व्यतीत होने के बाद किराएदार ने बकाया किराया ना तो अदा किया है और ना ही निविदत्त किया है, केवल तब जब 3 मास की नोटिस की अवधि व्यतीत होने के बाद किराएदार ने बकाया किराया ना तो अदा किया है ना ही निविदत्त किया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसका आंसर की मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप आंसर बताओ इसका। चलो पहले आप लोग आंसर दोगे, पहले आंसर दोगे फिर मैं दूंगा, बस 10 सेकंड का टाइम, जल्दी फास्ट इसका आंसर दो। वर्षा जी राधे राधे, शम्मी जी गुड मॉर्निंग, विक राधे जी गुड मॉर्निंग। चलो इसका आंसर दो फटाफट, यूट्यूब वाले और ऐप वाले दोनों। पढ़ा है ना आप लोगों ने? जिन लोगों ने एक्ट पढ़ा है उनसे उम्मीद करता हूं मैं, अवधेश, महादेव, आप लोग आंसर करो फास्ट। और बाकी लोगों ने भी पढ़ा है, काफी लोगों ने। कितने महीने का कॉन्सेप्ट था? बी, अवधेश का कहना है बी, बाकी लोग सी, बी करा दे जी सी, बाकी लोग, बाकी भी बताइए। महादेव बताइए, आपने भी एक्ट पढ़ा है पूरा, आंसर फास्ट। चलो तो बी आंसर इसका सही है, ठीक है। धारा 12 की उपधारा 1 के ए 12(1)(a 12(1)(a का ये ग्राउंड है जहां पे लिखा है कि भाई 2 महीने की नोटिस की अवधि व्यतीत होने के बाद, 2 महीने का नोटिस दिया जाता है, किराएदार ने बकाया किराया ना तो अदा किया है और ना ही निविदत्त किया है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो गया बी, सही आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज आउटस्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकारिता वर्जित है। कहां पर? कल ही पढ़ा है ये सेक्शन, तो हमने कल ही पढ़ा है, तो बहुत ही ताजा होगा, सबको याद होगा, है ना। बताइए, किसी स्थान के मानक किराया निर्धारण के संबंध में, ठीक है, कोई अन्य मामले जिसे कि विनिश्चित करने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी इस अधिनियम या उसके अधीन सशक्त है। दूसरा, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के बारे में व्यादेश दिए जाने के संबंध में उपरोक्त सभी। इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप मुझे दें, कल ही पढ़ा है क्योंकि ये सेक्शन, बताइए, ये सेक्शन कल ही पढ़ा है, बताइए। अर्जुन देवड़ा सी, बाकी लोग बताएं। फास्ट 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 आंसर, फास्ट आंसर करिए।
कल पढ़ा है ये तो। सर जी मेरी एक सेमेस्टर एग्जाम चल रही है। आपका ये एक सेकंड को ना, आपका मुझे कमेंट शो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है ना। तो इसका आंसर जो क्या है, क्या हुआ, इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। कौन सा सेक्शन था ये याद आ रहा है? कौन सा सेक्शन था? इसका आंसर डी हो गया। सेक्शन कौन सा था, कल ही पढ़ा था हमने, सेक्शन 45 में क्या पढ़ा था कि भाई जो है मानक निर्धारण, मानक भाड़े के निर्धारण के संबंध में, और कोई अन्य विषय जिसको विनिश्चित करने के लिए भारतीय प्राधिकारी है, और कोई भी आदेश भी नहीं, तीनों चीजें पढ़ी थी। आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ कोई बात नहीं माधव जी, आपने क्लास नहीं ले पाई तो अब वीडियो देख लेना, वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी द्वारा किराएदार की बेदखली हेतु पेश आवेदन पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण होगी। चैप्टर 3A की बात करता है। सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी कौन हो गया, ये हो गया स्पेशल लैंडलॉर्ड। कौन हो गया ये, स्पेशल लैंडलॉर्ड। तो स्पेशल लैंडलॉर्ड के लिए हमने क्या कहा था कि उसमें अपील नहीं होगी। चैप्टर 3A की बात कर रहा है। तो चैप्टर 3A में जब हमने विशेष वर्ग के भूस्वामियों के लिए एक विशेष व्यवस्था की थी, तो उसमें ये लिखा था कि यहाँ पे अगर कोई भी आवेदन, कोई ऑर्डर किसने किया है, ये आवेदन ऑर्डर किया है किसने, ये आवेदन ऑर्डर किया है, सॉरी, ये ऑर्डर जो किया है आरसीए ने, तो इस आरसीए के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। ये था ना, अपील नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, ये पढ़ा था हमने कि उसका रिवीजन होगा। कहां पे होगा, हाई कोर्ट में होगा। तो आंसर बस यही है, कहां होगा, इसका रिवीजन होगा, पुनरीक्षण। ये पुनरीक्षण कहां होगा, हाई कोर्ट में। तो आंसर हो गया आपका ए। आप फास्ट आंसर नहीं देते हो, जल्दी आंसर दिया करो, फास्ट। जहां भूस्वामी किसी स्थान का कब्जा किराएदार से, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, किराएदार से मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1)(f), 12(1)(f) याद आ रहा है, ग्राउंड किसके लिए था, 12(1)(f) किसके लिए था ग्राउंड, 12(1)(f) किसके लिए था, अनावश्यक प्रयोजनों के लिए स्थान जो किराए पर उठाया गया था उसके लिए था। ठीक है, तो वह उसे पुनः किराए पर निम्नलिखित में से किस समय के भीतर नहीं देगा। 2 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, सेक्शन 17, सेक्शन 17 2 मंथ 2 ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। तो क्या कहता है, इस पे अगर आपने 12(1)(f) पे खाली करवाया है तो उसे फिर से किराए पे नहीं देगा। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 महीने के लिए। आंसर फास्ट, कोई आंसर करेगा इसका, सी, 2 ईयर्स। ठीक है, सेक्शन 17 में पढ़ा था कि 2 साल तक पुनः भाड़े पे नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, 7 बात करता है, दावाकृत स्थान का भूस्वामी वादी एक कंपनी है। ठीक है, प्रतिवादी कंपनी का एक कर्मचारी था जिसे उस स्थान को आवासीय प्रयोजनों हेतु किराए पर दिया गया था। प्रतिवादी भूस्वामी कंपनी सेवा में नहीं रह गया, स्थान की आवश्यकता कंपनी के अन्य कर्मचारियों को उपयोग हेतु है। ऐसे मामले में प्रतिवादी के बेदखली के लिए किस प्रावधान को उपयोग में लाया जाएगा। तो कंपनी वगैरह के लिए हमने विशेष प्रावधान किए थे, स्पेशल प्रोविजन किए थे कंपनी वगैरह के लिए। ठीक है, कंपनी फर्म इनके लिए, लोकल अथॉरिटी क्या थे, तो वो किस सेक्शन में थे, तो वो थे आपके सेक्शन 20 में, धारा 20, यानी ऑप्शन हो गया डी इसका सही। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13(1) के लागू करने के लिए यह पूर्व शर्त है कि दावा ऐसे किसी एक आधार पर प्रस्तुत किया गया हो जो वर्णित है। किसमें, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13(1) लागू करने के लिए क्या शर्त है कि जो दावा है वो किस आधार पर प्रस्तुत किया गया हो, धारा 12 में से किसी एक आधार पर किया गया हो। ठीक है, 12 में, धारा 12 का ही ये प्रोटेक्शन है, ग्राउंड मिलता है आपको, ये फायदा मिलता है यहाँ। ठीक है, क्लियर,
आप लोग भी आंसर करते रहो साथ में। मद्यप स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान न्यायालय नहीं लेगी जब तक कि अपराध के संबंध में परिवाद उसके घटित होने की तारीख से निम्नलिखित में से किस समय सीमा के भीतर ना। कल ही पढ़ा था ये सेक्शन, भी कल पढ़ा था। कौन बताएगा कितने टाइम में कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट? जेएमएफसी कल पढ़ा था सेक्शन 44। कितने टाइम में? 6 मंथ, 3 मंथ, 3 ईयर या 1 ईयर? आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपसे चाहूंगा, बताइए बताइए। जो लोग कल थे वो तो आंसर कर ही सकते हैं, यूट्यूब वाले भी आंसर करें। वी के राधे जी आप तो थे कल, बताओ आंसर करो। कितने समय में करना है? कितने समय में कंप्लेंट करनी है आपको अपराध घटित होने के, तब कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट? 3 मंथ, 3 महीने में। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्या समझ रहे हैं आप? लॉ एक ऐसी चीज है, आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो तुरंत स्लिप होता है। जिस दिन क्लास ली, जिस दिन पढ़ा, उसी दिन रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है? तभी चीजें होल्ड हो पाएंगी माइंड में। नेक्स्ट, किराएदार को किराए पर दिए गए स्थान संबंधी उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले आवश्यक प्रदाय को भूस्वामी द्वारा बंद कर दिया गया। ऐसे प्रदाय का पुनर्स्थापित करने के लिए एक आदेश कौन कर सकता है? ये हमने परसों पढ़ा था, ये हमने परसों पढ़ा था कि भाई जो क्या करता है, बिना किसी पर्याप्त कारण के आवश्यक सेवा जो प्रदाय था उसको बंद कर देता है। आवश्यक प्रदाय क्या था? लाइट है, पानी है, बिजली है, लाइट पानी और आपका ये लाइट की प्रकाश की व्यवस्था है ना, और स्वच्छता सेवाएं है ना, ये सब चीजें ये बंद कर देता है। तो किराएदार किसको आवेदन दे सकता था इसको चालू करवाने के लिए? किसको आवेदन दे सकता था बताओ? कलेक्टर को, सिविल कोर्ट में कोर्ट सूट फाइल कर सकता था, आरसीए के आवेदन दे सकता था, नगर निगम या नगर पालिका, जैसा भी मामला हो। इसका आंसर बताएंगे? क्या आंसर है इसका? बताओ किसको देगा आवेदन कि भाई हमारा जो है लाइट बंद कर दी है, हमारा पानी बंद कर दिया, उसको चालू करवाओ? किसको देगा ये आवेदन? देगा आरसीए को, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी सी, ऑप्शन सी इसमें सही है। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्या आ गया भाई बीच में? सिविल जज, हाँ एडवर्टाइज भी तो करना है। तो ये देखिए, अब इसी श्रृंखला में बीच में हम देखते हैं सिविल जज। ये क्या है भाई? यूज कूपन कोड। क्या समझ पा रहे हैं? ये देखिए, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो ऑनलाइन कोर्स 1999 में उसका प्राइस है, 1999 उसकी एक्चुअल रेट है। बट अभी अगर उसको आप परचेज करते हैं तो अभी जो है रिसेंट कल से ये कूपन कोड स्टार्ट हो गया है, ठीक है? अच्छा ये ठीक है, मतलब ये आपका सिर्फ सिविल जज वाले पे नहीं है, मतलब बाकी जो पीएससी वगैरह है, जो भी और मतलब जो सत्यादि शर्मा क्लासेस पे और जो कोर्सेज है ना, उनमें से कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं, जितने भी कोर्सेज सत्यादि शर्मा की ऐप पे अवेलेबल है ना, उनमें से कोई सा भी कोर्स अगर आप अवेल करना चाहते हैं, उसको परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है ये कोड अप्लाई अगर करते हैं, परमार सर, यही लिखना है आपको, बिल्कुल इसमें कैपिटल में लिखना है और स्पेस नहीं देना है, परमार सर 20। तो हर कोर्स पे, सिविल जज के में तो मिलेगी ही, बाकी और कोर्स जो है आपका कोई नियर बाई कोई पहचान वाला अगर चाहे तो उस पे को भी 20% तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस है उस पर 20% और कटौती हो जाएगी, ठीक है? तो ये आप कोर्स जल्दी से जल्दी परचेज कर लें, क्योंकि यूट्यूब पे क्लास बहुत समय तक नहीं रहेगी, ठीक है? ये इसके ऐप वाले कमेंट शो नहीं हो रहे हैं मुझे नीचे वाले, थोड़ा सा स्क्रॉल करना ऊपर इसको, ठीक है? तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23J के अंतर्गत कौन भूस्वामी नहीं है? कौन भूस्वामी नहीं है? अब 23J की डेफिनेशन हमने कहां पढ़ी थी? 23J, हाँ हाँ 23J की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी भाई? 23J में क्या था? 23J में क्या था? विशेष वर्ग के भूस्वामियों की परिभाषा दी गई थी, डेफिनेशन दी गई थी, विशेष वर्ग के भूस्वामियों की परिभाषा दी गई थी 23J में। तो इसमें कौन भूस्वामी नहीं है?
अब आंसर इसके ऑप्शन पढ़ो। और रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी, एक शासकीय कर्मचारी, एक तलाकशुदा पत्नी और एक विकलांग व्यक्ति। आप सबने पढ़ा है, मैं उम्मीद करूंगा इसका आंसर दो फटाफट, 10 सेकंड के अंदर आंसर दो इसका, फास्ट पढ़ो इसको, बताओ आंसर, कौन बताएगा? एनीवन बताइए। अवधेश, महादेव, बताइए, बताएं, इसका आंसर बता पाएंगे कोई भी? सरकार का सेवानिवृत्त रिटायर ऑफ, ये सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तलाकशुदा पत्नी है, विकलांग व्यक्ति है, कोई भी? किसी को नहीं पता? 23J पढ़ो, क्या है 23J? 23J भाई देखो, एक विकलांग व्यक्ति सीधा लिखा हुआ है, तलाकशुदा क्लियर लिखा हुआ है, सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी सीधा लिखा हुआ है। अब आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि सर शासकीय कर्मचारी भी तो लिखा है लास्ट वाले पॉइंट में, लेकिन शासकीय कर्मचारी लिखा तो है, लेकिन शासकीय कर्मचारी को थोड़ा आपको डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि शासकीय कर्मचारी कुछ विशेष परिस्थितियों के अधीन है। अगर वो ऐसी जगह पोस्टेड है जहां पर उसका खुद का मकान है तब ये आता है। तो क्या होता है, देखो ऑप्शनल छांटने का पर्पज यही है, एमसीक्यूज मेरे सॉल्व करवाने का पर्पज यही है कि आपको उसको छांटना आए, ठीक है, आपको उसको छांटना आना चाहिए। कैसे कि भाई देख, अगर बेसिकली देखोगे ना, प्राइमा फेसी आप देखोगे तो आपको 4 ऑप्शन सही नजर आएंगे, भाई शासकीय कर्मचारी भी है, लेकिन कुछ ऐसा लैक्यूना है इसमें जो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो लैक्यूना किसमें है? शासकीय कर्मचारी में है ना, ये गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि शासकीय कर्मचारी है तो सही लेकिन कुछ शर्तों के अधीन है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the landlord may lawfully increase the standard rent per year by an amount not exceeding, बताओ, ठीक है, भूमि स्वामी जो है मानक भाड़े में प्रतिवर्ष वृद्धि तो कर सकता है, लेकिन कितनी, कितने से ज्यादा नहीं होगी, कितने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। पढ़ा था हमने, विधिपूर्ण वृद्धि कौन से सेक्शन में थी? सेक्शन 8, लॉफुल इंक्रीज सेक्शन 8। तो बताओ कितने परसेंट बढ़ा सकता है साल में? 10%, 12%, 14%, 15%? फटाफट आंसर करो इसका, बताओ, ए बी सी डी। आंसर है ए, 10%, 10% ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। धारा 13 मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अनुसार न्यायालय में भाड़ा जमा किया जाना चाहिए, क्या धारा निष्कासन की डिक्री की प्रवर्तन कार्रवाई में भी लागू होती है? बताओ, धारा 13 प्रवर्तन कार्रवाई में लागू होती है, न्यायालय के विवेक पर निर्भर है, निष्कासन की आज्ञा प्रवर्तन कार्य में धारा लागू नहीं होती है, यदि प्रवर्तन 6 माह के अंदर प्रस्तुत हुआ तो लागू होती है। तो इसका आंसर याद कर लेना, ये आपका प्रवर्तन कार्रवाई लागू नहीं होती है, ठीक है भाई। ये है ना कि सूट पेंडिंग है तब तक के प्रोसीजर है, अगर एग्जीक्यूशन अगर स्टार्ट हो गया तो फ्री अप्लाई क्या को होगा, है ना, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो निष्पादन कार्रवाई स्टार्ट हो गई, तो मतलब आपके अगेंस्ट डिक्री हो चुकी है, तो डिक्री होने तक के लिए है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्कासन की आज्ञा प्रवर्तन में कार्रवाई में धारा 13 लागू नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रतिवादी पर अप्रैल मई 1980 की अवधि का किराया, हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ड्यान से पढ़िएगा। प्रतिवादी पर अप्रैल मई 1980 किराया बकाया कब का था? अप्रैल मई 1980 महीने की अवधि का किराया बाकी था, ड्यू था रेंट, उस पर नोटिस की तामीली 14/8/1980 को हुई। निष्कासन के लिए दावा कब लाए? 1985 को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी पर समन्स की तामीली 3/4/85 को हुई। नोटिस की तामीली से 2 माह के अंदर प्रतिवादी ने बकाया भाड़ा अदा नहीं किया तथा धारा 13(1) के प्रावधानों का पालन भी नहीं किया। क्या वह अधिनियम की धारा 12(3) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है? बताओ, क्या अधिकारी है वो लाभ प्राप्त करने का? नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको एक बात बताई थी कि 12(1) में ये लिखा है कि वैध रूप से वसूली योग्य भाड़ा, क्या वैध रूप से वसूली योग्य भाड़ा, लीगली रिकवरेबल रेंट ही वो रिकवर कर सकता है, वसूल कर सकता है, बाकी नहीं। तो सीधा उसका कॉन्सेप्ट ये था, मैंने आपको बताया था कि वसूल करने का जो टाइम है वो है आपका 3 ईयर। जब से ड्यू हुआ है तब से 3 साल के अंदर उसको आप वसूल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते।
कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर आपको वसूल करना पड़ेगा। 3 साल के अंदर आपको सूट लाना है। तो भाई ये कब का था बकाया? 1980 का। ठीक है, आपने 14/8/1980 को ही नोटिस भी दे दी, लेकिन इस नोटिस देने के 2 महीने के अंदर, नोटिस देने के 2 महीने के अंदर अगर उसने किराया नहीं दिया तो उसके 3 साल के अंदर आप सूट ला सकते थे। यानी कब तक ला सकते थे? 83 तक। और आप कब लेके आ रहे हो? 85 में, 1985 में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वह 12/3 के अंदर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम्म। हाँ सर जी, आपके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, आपके पास नहीं हो रहे हैं। वो आपके ऐप में थोड़ा सा लेट आता है, थोड़ा सा कमेंट लेट शो होता है ऐप वाला। ये हाँ, लेट हो रहा है, ये आप सही कह रहे हो। थोड़ा लेट, यूट्यूब पे जल्दी आ रहा है, ऐप पे थोड़ा सा लेट आ रहा है। चलो, कौन सा एक सही नहीं है? देखो एक चीज और देखना, कई बार जब आप सिविल जज के एग्जाम में बैठते हो ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो नहीं वाले क्वेश्चन को नहीं को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लिया करो। क्योंकि इस चक्कर में कई बार स्टूडेंट के बहुत सारे आंसर गलत हो जाते हैं। क्या पढ़ लेते हैं कौन सा सही, ये नहीं भूल जाते हैं। तो नहीं को सबसे पहले बड़े अक्षरों में हाईलाइट कर लिया करो, भाई इसमें नहीं देखना है ना, नहीं तो ये गलत हो जाता है। तो धारा 2A मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत स्थान से तात्पर्य किसी भी भवन या भवन के भाग से है जिसमें सम्मिलित है। अब अपन को क्या बताना है? जिसमें स्थान, वर्ड जो अकोमोडेशन था उसमें क्या शामिल है, और इसमें अपन को बताता है इन चारों ऑप्शन में गलत कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि स्थान की परिभाषा में क्या क्या आता है। तो कोई जमीन जिसका कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा हो, उद्यान, मैदान, गैरेज, बाह्यगृह, आउट हाउसेज, कोई ऐसी फिटिंग जो भवन में लगाई गई हो, भूस्वामी द्वारा प्रदत्त कोई, देखो ये हाईलाइट करवाए थे मैंने आपको जब पढ़ाया था फर्नीचर, ठीक है, उद्यान, मैदान, गैराज। तो बताओ फिर क्या है, क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? A B C D, आंसर करो फटाफट। अवधेश क्या हुआ, आंसर नहीं कर रहे आप? आंसर करो, कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका? ABCD। हाँ, PDF इसका अवेल करवा देंगे, बिल्कुल ये PDF मिल जाएगा आपको, है ना। जो इससे पहले जो पहले पढ़ाया था वो भी मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएगा आपको, है ना, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मुझे आंसर बताओ फटाफट। तो इसका आंसर होगा ये वाला, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में जो लाई जाती है, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग में लाई जाती है, वो इसमें नहीं आती है। ठीक है, तो गलत कौन सा हुआ? नहीं, ये सही नहीं है, तो यानी कि ये गलत है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन हो गया ए। क्लियर? ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 14 के बारे में निम्न में से कौन सी प्रतिपादना सही है? धारा 14 के बारे में कौन सी बात सही है? सेक्शन 14 याद है? क्या था सेक्शन 14? सेक्शन 14 क्या है बताओ? उप किराए पर उठाने के बारे में, सब टेनेंसी के बारे में प्रावधान किए गए थे कि किन शर्तों के अधीन कोई किराएदार उस स्थान को उप किराए पे उठा सकता है, ये कंडीशंस थी। ठीक है, तो किराएदार उसके द्वारा किराएदार के रूप में धारित संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को उप किराएदारी पर भूस्वामी की सम्मति के बिना दे सकेगा। गलत है, पहला तो गलत हो गया भाई, सम्मति के बिना तो दे ही नहीं सकता। किराएदार उसके द्वारा धारित स्थान को भूस्वामी की मौखिक पूर्व सम्मति के बिना उप किराए पर नहीं दे सकेगा, ये भी गलत है। किराएदार उसके द्वारा धारित स्थान को भूस्वामी की लिखित पूर्व सम्मति उप किराएदारी पर नहीं दे सकेगा। कौन सी प्रतिपादना सही नहीं है बताओ आंसर? हाँ, लेट में से थोड़े से लेट पहुंचते हैं। ठीक है, क्या कहता है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण 14 के बारे में कौन सी बात इसमें से सही नहीं दी है? किराएदार उसके द्वारा किराएदार के रूप में धारित संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को उप किराए पर भूस्वामी की सम्मति के बिना दे सकेगा। तो ये बात गलत है कि सही है? अपन को क्या बताना है, सही है, सही है कि गलत है? वैसे ये बात गलत है, वैसे तो ये बात गलत है। ठीक है, सही है उप किराएदार, तो अपना आंसर लेकिन ये सही हो जाएगा, आंसर अपना ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि
किराएदार उसके द्वारा किराएदार के रूप में धारे संपूर्ण स्थान इसके किसी भाग को उपकिराएदारी पर भूस्वामी के सम्मति के बिना दे सकेगा कि नहीं दे सकेगा? बताओ आंसर कौन करेगा? अवधेश बोलिए। विच आंसर इज करेक्ट? आप लोग भी आंसर दिया करो, मेरे आंसर का ही क्यों वेट करते हो? गलत है लेकिन आंसर में ए, हाँ गलत है आंसर में, सही बात है। बताओ इसका करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। ये देखो, ये इस टाइप के आंसर, ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको इस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही मिले जुले से यहां से उठाना पड़ता है, ये सही है कि नहीं है, पहले यहां से रिलेट करो फिर यहां से देखो, ठीक है। तो हमने भाई इसको भी गलत किया, इसको भी गलत किया, तो गलत ये पॉइंट उस हिसाब से, लेकिन अपन को यहाँ सही छांटना है। तो इसमें सही कौन सा है, चारों में सही कौन सा है? तो चारों में सही ये है, किराएदार उसके द्वारा धारित स्थान को भूस्वामी की लिखित पूर्व सम्मति के बिना उप किराए पर नहीं दे सकेगा। ये एज इट इज लाइन आपको सेक्शन 14 में मिल जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ये वाला। सर जी रिवीजन जरूरी है, एग्जाम हो रही है तो कर नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब अभी ये आपके पास अवेलेबल है, अभी सफिशिएंट टाइम है ना, तो आप कर सकते हो। एग्जाम हो जाए तब कर लेना रिवीजन। वीडियो तो आपको ऐप पे सारे मिल ही जाएंगे, है ना, डायरेक्ट आपके पास है ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश स्थानीयंतरण अधिनियम लागू नहीं होता है। कहाँ नहीं होता भाई, कहाँ लागू नहीं होता? एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। शासकीय संपत्ति, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे लागू होता है। गैर कृषि भूमि, निवास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला स्थान, प्राधिकारी की सम्मति, संपत्ति, ऑल द एबव। बताओ इसका आंसर, इसका आंसर कौन बताएगा? लागू नहीं होता, कहां लागू नहीं होता? बोलो कहां लागू नहीं होता? कहां लागू नहीं होता बताइए। शासकीय संपत्ति पे लागू होता है क्या? सेक्शन 3 पढ़ा था हमने, सेक्शन 3 पढ़ा था, शासकीय संपत्ति पे लागू होता है क्या? नहीं होता, शासकीय संपत्ति पे लागू नहीं होता। गैर कृषि भूमि पे लागू होता है क्या? गैर कृषि भूमि पे लागू होता है क्या? बताओ, कृषि भूमि पे लागू होता है क्या? पढ़ा था कृषि भूमि पे लागू नहीं होता है, तो फिर गैर कृषि पे तो लागू होता है, गैर कृषि भूमि पे तो लागू होता है। निवास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाला स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति, इस पे लागू होता है क्या? बताइए, निवास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाला स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति, तो ये सही है क्या पॉइंट? निवासित प्रयोजनों के लिए था ना ये, तो ये पॉइंट तो निवासित प्रयोजनों के लिए था ना, बताओ। बताइए, कुछ कोई गड़बड़ लग रही है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है क्या आपको कि सही है? बोलो, गड़बड़ लग रही है कि सही है? देखो, शासकीय संपत्ति पे लागू नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा, यही होगा शासकीय संपत्ति, क्योंकि ये जो है अनावश्यक प्रयोजनों के लिए है। ये क्या होता, ये अनावश्यक प्रयोजनों के लिए था और स्थानीय प्राधिकारी का था, वो एक्सक्लूसिवली उसके लिए यूज होता था, इसलिए। और गैर कृषि भूमि पे तो लागू होता है, कृषि भूमि पे लागू नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा, समझो इस चीज को, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने बिना दिमाग लगाए डी बोल दिया, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया है ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना, एक एक एलिमिनेशन राउंड खेलना पड़ता है, ऐसे इसमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन राउंड। भाई आपने एक पॉइंट पकड़ लिया कि ये तो कंफर्म है कि सरकारी संपत्ति पे तो लागू नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 3 का पहला ही पॉइंट ये कह देता है। सेक्शन 3 का दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भाई निवास अनिवासिक प्रयोजनों के, नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए हो, लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी हो और एक्सक्लूसिवली उसके लिए यूज की जाती हो, तो भाई वहां पे लागू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे तो निवास के प्रयोजनों के लिए कर दिया ना, यहाँ से कंफ्यूज कर दिया, क्वेश्चन घुमा दिया। और ये गैर कृषि भूमि, कृषि भूमि पे लागू नहीं होता है, तो गैर कृषि पे तो लागू हो गया ना, तो हमारा आंसर हो गया करेक्ट ए,
ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसलिए इस पे आपको दिमाग मैंने ज्यादा लगवाया। अब नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किराया नियंत्रण अधिकारी को सिविल न्यायालय के अधिकार दिए गए हैं? बताओ भाई, ये क्वेश्चन भी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा है। सेक्शन बताओ कौन सा सेक्शन है, 2 दिन पहले ही पढ़ा है हमने। इसका आंसर बताओ फटाफट। कि सिविल न्यायालय के अधिकार दिए गए हैं किसको? किराया नियंत्रक अधिकारी या आरसीए को। आरसीए को सिविल कोर्ट की पावर जो दी गई है, कहां दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है? 28 में, 29 में, 30 में, 31 में? बताओ। देखो कई बार क्या होता है कि अगर हमको डायरेक्ट सेक्शन याद नहीं आ रहा ना, डायरेक्ट सेक्शन अगर याद नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेशन राउंड खेल सकते हो। सिलेक्ट करने के लिए जगह रिजेक्ट करो। कैसे भाई? सबसे पहले हमने क्या किया, 28 रिजेक्ट कर दिया कि 28 में हमको याद है कि हमने आरसीए की अपॉइंटमेंट की थी। 38 को रिजेक्ट कर दिया हमने कि भाई 38 में जो है, सॉरी 31 में हमने क्या देखा था, अपील थी कि डीजे को अपील होती है। ठीक है, डीजे को अपील होती है। अब कहते ना वो अपन जो खेलते हैं अमिताभ बच्चन वाला शो, कौन बढ़ेगा करोड़पति, तो एक लाइफ लाइन होती है ना 50-50, एक 50-50 लाइफ लाइन होती है। तो उसमें क्या होता है, दो ऑप्शन हटा दिए जाते हैं 4 में से। तो आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया कि 2 क्वेश्चन तो हट गए भाई, ए नहीं है और डी नहीं है। अब आपको 29 और 30 में देखना है। ठीक है, तो आपको ये जो पावर है सिविल कोर्ट की वो दी गई है 29 में। ठीक है, आंसर आपका बी सही है। ठीक, हाँ ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर महादेव जी आपका 29। गुड। इनमें से कौन से अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कुटुंब का सदस्य नहीं है? 2E की जो डेफिनेशन पड़ी थी ना, मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली मेंबर कौन होगा इस पर्पज के लिए, इस एक्ट के लिए? तो इसके लिए देखो, चाचा की विधवा, भाई पैटर्नल अंकल्स की वाइफ, चाचा की विधवा को हमने कुटुंब में रखा था क्या, फैमिली मेंबर में रखा था क्या? सेकंड, भाई का पुत्र, पुत्र का पुत्र और अविवाहित बहन, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दोगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। फटाफट आंसर दो इसका, जल्दी 10 सेकंड में। आंसर करो, वी राधे जी बताइए आंसर। बाकी लोग, चाचा की विधवा आएगी, भाई का पुत्र आएगा, पुत्र का पुत्र आएगा, अविवाहित बहन आएगी। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। क्या समझ में आया? यानी कि ये तो कंफर्म है कि 4 में से 3 लोग तो इस डेफिनेशन में आते हैं, कोई एक नहीं आता, वही एक हमको छांटना है। चलो, तो इसका है ये। ठीक है, 2E जब आप देखोगे तो पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र कौन हो गया, पोता, वो इसमें नहीं आता, इस डेफिनेशन में नहीं आता। क्लियर है? नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसे कोई स्थान उसके कार्यालय के आधार पर आवंटित किया गया हो, ऑफिस की वजह से कार्यालय के आधार पर आवंटित किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे स्थान को किराएदारी की समाप्ति की दिनांक से कितनी अवधि में खाली कर देगा? ये कल या परसों ही हमने पढ़ा था, है ना भाई। हमने उसको जो घर क्यों दिया था, क्योंकि वही कोई पोस्ट होल्ड करता था। 13 एंड 14 में हमने उसको अलॉटमेंट किया था, आवंटन किया था। ठीक है, तो कितने दिन में उसे वो खाली कर देना पड़ेगा? इसका आंसर भी मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बता पाएंगे। बताइए, कितने टाइम में खाली कर देगा भाई वो? क्योंकि उसको जो पोस्ट, उसको जो दिया गया था ना, वो दिया गया था किसकी वजह से भाई? ये कोई पोस्ट पे था, किसी सरकारी पद पे था, इसलिए हमने वो दी। और पोस्ट पर नहीं रह गया, चाहे रिटायर हो गया, चाहे ट्रांसफर हो गया, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसको वो स्थान खाली करना पड़ेगा। कितने टाइम में? कोई आंसर करेगा? बताइए, कौन आंसर करेगा? अच्छा, ये आंसर किया है क्या आपने महादेव जी? अभी आंसर किया है आपने, सी इसके लिए किया है? नहीं, इसका बताओ। वी के राधे जी आपने पढ़ा है परसों? बताओ, परसों ही पढ़ा था, परसों या उसके एक दिन पहले पढ़ा होगा। आंसर करेंगे? देखो मैं फटाक फटाक से अगर बताता जाऊंगा ना, तो उसके लिए आपके पास ढेर सारी बुक्स अवेलेबल हैं, मुझे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आप लगा लोगे। बट मैं इसलिए कि आपका माइंड अप्लाई कर पाऊं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कैसे छांटते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएंगे जब रिवीजन करोगे ना, तो कौन सी ऐसी चीजें बेरेक्ट में जो आपको याद रखनी है, ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली इसमें 50 के करीब क्वेश्चन मैंने बनाए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस थे, तो आज वो हो नहीं पाएंगे 50, तो 20 हो गए, टाइम भी होने वाला, तो लगभग
25 के करीब हो जाएंगे, तो 25 अपन कल कर लेंगे, ठीक है। जो एलआरसी मंडे से स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। एलआरसी को, एमपी एलआरसी नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो, तो आप लोग नहीं बताओगे, फिर मैं ही बता दूं। चलो, 7 डेज है, बहुत क्लियर है, सिंपल है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। आपने रिवीजन नहीं किया इसलिए नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। ये वो 20% कूपन वाला मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। प्लीज कीप इन माइंड और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है, सिविल जज पे तो है ही है, किसी और कोर्स पे भी अगर आप अप्लाई करोगे तो 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 3, धारा 12 की उपधारा 3 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के बाद किराएदार किराए का संदाय करने में केवल क्रमवर्ती माहों तक ही पुनः व्यतिक्रम कर सकता है। हाँ भाई, धारा 12 की उपधारा 3 याद आ रही है? धारा 12 की उपधारा 3 याद आ रही है कि भाई एक बार ये हम जो फायदा तो आपको दे देंगे, कौन सा वाला, कि धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार अगर आपने 1 महीने के अंदर जमा कर दिया किराया तो आपको इस ग्राउंड पे एविक्ट नहीं किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। लेकिन धारा 12 की उपधारा 3 का प्रोवाइडेड अगर आप पढ़ोगे, प्रोविजो अगर पढ़ोगे, परंतु यदि पढ़ोगे तो वहां आपको मिल जाएगा कि ऐसा फायदा आपको कब नहीं मिलेगा, अगर फिर से आप डिफॉल्ट करते हो, फिर से व्यतिक्रम करते हो। कितनी बार? 3 बार। सिंपल क्वेश्चन है, इन पे टाइम लेने का कोई मतलब नहीं है। ये तो सीधे ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्ट बस आपको रिवाइज करना भर है, इनमें दिमाग लगाने वाले, जो दिमाग लगाने वाले थे वो हमने दिमाग लगाया। ये तो सीधे क्वेश्चन है, ये तो सीधे क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक निवासी एवं निवासित्व प्रयोजन सम्मिश्र किराएदारी, सम्मिश्रित बोलते हैं इसको एक्चुअली, सम्मिश्रित किराएदारी के प्रकरण में मकान किराएदार का निष्कासन मांग सकता है। कंपोजिट टेनेंसी। तो कंपोजिट टेनेंसी होती क्या है, ठीक है। कंपोजिट टेनेंसी, पहले कंपोजिट टेनेंसी समझो आप। कंपोजिट टेनेंसी क्या होती है? ऐसी टेनेंसी जो कि किराए, जो कि नैवासिक और अनैवासिक दोनों प्रयोजनों के लिए हो। कैसी? नैवासिक और अनैवासिक दोनों प्रयोजनों के लिए जो स्थान उठाया जाता है। कंपोजिट का मतलब जानते हैं? मिश्रित। कंपोजिट मतलब मिश्रित, मतलब जिसमें नैवासिक पर्पज भी है और अनैवासिक पर्पज भी है। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं, किसी व्यक्ति ने कोई जो है क्या किया, मकान, जैसे मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे तो वही नीचे दुकान थी और फर्स्ट फ्लोर पे वो रहता था। फर्स्ट फ्लोर भी खाली था और नीचे दुकान भी खाली थी। तो किसी पर्सन ने पूरे के पूरे कंपार्टमेंट को, मतलब ग्राउंड फ्लोर उसने ले लिया रहने के लिए और नीचे वाला ले लिया उसने काय के लिए? दुकान चलाने के लिए। तो इस टेनेंसी को, क्या ऊपर वाले पर्पज किसका है? मतलब आपका नैवासिक है यानी रेजिडेंशियल है, और दुकान वाला क्या है? नॉन रेजिडेंशियल यानी अनैवासिक पर्पज है। तो इन दोनों पर्पज के लिए जो एक साथ जो टेनेंसी होती है उसे बोला जाता है कंपोजिट टेनेंसी या सम्मिश्रित किराएदारी, ठीक। हाँ, यही ठीक है, सम्मिश्रित किराएदारी, ठीक है। तो सम्मिश्रित किराएदारी, अब ये कहता है जब कोई प्रयोजन सम्मिश्रित किराएदारी के लिए उठाया गया, यानी कि ऊपर मकान नीचे दुकान, ठीक है, एक साथ उठाया गया था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेंगे? तो निवास के प्रयोजनों के लिए आवश्यक। अब ऐसी कंडीशन में मकान मालिक क्या चाहता है कि भाई खाली करवाना चाहता है, निष्कासन मांग सकता है। किसका? भाई उसको दुकान का मांगना पड़ेगा, मकान का मांगना पड़ेगा। तो निवास के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सिद्ध करके भाई या तो ये प्रूव कर दे कि मुझे रहने के लिए ऊपर वाले मकान की जरूरत है, ठीक है। निवासित्व प्रयोजनों के लिए आवश्यकता सिद्ध कर, या ये प्रूव कर दे कि नीचे वाली दुकान की मुझे दुकान चलाने के लिए जरूरत है। नीचे किसी भी प्रयोजनों के लिए आवश्यकता सिद्ध कर, या अधिनियम की धारा 20 में अंतर्विष्ट विशेष उपबंध के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। अगर कंपोजिट टेनेंसी है, ऊपर दुकान, ऊपर मकान, नीचे दुकान, उसमें से कोई भी एक पर्पज अगर वो सिद्ध कर देता है, अगर वो कहता है भाई मुझे दुकान की जरूरत है, या कह देता है मुझे मकान की जरूरत है, तो वो पूरा जो है पोर्शन पूरा का पूरा खाली करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कल कंटिन्यू करेंगे 50 क्वेश्चन से। आज 50% 22 हुए हैं तो 50 कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।